देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठाणी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे उत्तराखंड प्रदेश भर में चुनाव खत्म हो चुका है। अब सिर्फ काउंटिंग होना बाकी है और मतगणना सभी को पता है कि 10 मार्च को है। इसी क्रम में आज हम एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व धनौल्टी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री जोत सिंह डिस जी के पास। आदरणीय सादर प्रणाम। जी नमस्कार। आदरणीय, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही, कैसा रहा चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा रहा और इस चुनाव में कुछ नए अनुभव भी हासिल हुए कि चुनाव कांग्रेस ने मुद्दों पर लड़ा। कांग्रेस ने जन सरोकारों के जो विषय थे उन पर बातचीत की, लेकिन जो हमारा विरोधी पार्टी है भाजपा, उनका जन सरोकार से 5 साल की सरकार में उन्होंने विकास के क्या काम किए, इससे कोई लेना देना नहीं रहा। मुझे सुनकर के ताज्जुब हुआ जब लोगों ने कहा कि साहब भाजपा के लोग आकर के कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दीजिए, विधानसभा के चुनाव में मोदी जी को वोट दीजिए, और अगर मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो आपके खातों में पैसा आना बंद हो जाएगा, आपको जो फ्री राशन मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो इसके अलावा उनके पास कुछ था नहीं, 5 साल कुछ काम किया नहीं तो बोलने के लिए था नहीं। तो ऐसे में जब हमने मुद्दों की बात की, जन सरोकारों की बात की, भविष्य का एक रोड मैप लोगों को दिखाया कि धनौल्टी के अंदर क्या संभावनाएं हैं, क्या काम किए जाने चाहिए जिससे कि हर परिवार की आय बढ़े और उसके साथ साथ हमारे जो भावी पीढ़ी है उसका जीवन खुशहाल हो, तो इस पर लोगों ने हमारी बात को सुना, समझा और उसके हिसाब से मतदान किया। आदरणीय, इस बार देखने को आया कि आपने कुछ एक परिपाटी बदली है। आप उन कुछ नेताओं में शामिल हुए हैं जिन नेताओं ने चुनाव के बाद की नेताओं की जो आचरण था उसकी परिपाटी को बदला है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि चुनाव के बाद नेता लापता हो जाते हैं। इस समय लगभग देहरादून के लगभग सभी नेता लापता हैं, मगर कुछ चंद नेता हैं जो नज़र आ रहे हैं। आप भी उन्हीं में से एक हैं कि आप चुनाव के बाद भी गाँव-गाँव गए और आपने वहाँ लोगों का धन्यवाद, आभार जताया। देखिए, हम पिछले 2.5 साल से इस चुनाव में चाहे वो लॉकडाउन का कठिन समय रहा हो, चाहे वो जो प्रवासी की घर वापसी हुई उसके बाद उनके साथ उनके रोज़गार के सवाल पर खड़े होने का समय रहा हो, और चाहे वो दूसरे मुद्दे रहे हों, राज्य के दूसरे मुद्दे, विधानसभा के दूसरे मुद्दे रहे हों, तो मैं लगातार 2.5 साल से लोगों के बीच में था। वैसे तो 40 साल का राजनीतिक जीवन में मैं कभी चुप नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये इस बार मनसा थी कि चुनाव लड़ूंगा और मेरी पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी, पार्टी ने दिया, तो उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी थी। मैंने 2017 में चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के साथ साथ मैं चुनाव के लिए फील्ड में जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं थी, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़ता हूँ। तो एक तो बात ये थी। दूसरी बात यह है कि मैंने संगठन के साथियों के माध्यम से चुनाव लड़ा है, मैंने अपनी कोई पर्सनल टीम नहीं बनाई। तो उन संगठन के लोगों को जो अपने संसाधनों पर पिछले 6 महीने से लगातार मेरे निवेदन पर फील्ड में काम कर रहे थे, तो चुनाव खत्म होने के बाद उनका धन्यवाद बनता है। रिजल्ट जो आए उसकी परवाह किए बगैर पहला जो काम है था कि उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूं। और मैंने उसके साथ साथ जो ग्रामीण बाजार हैं हमारे, क्योंकि हमारी प्योरली ग्रामीण विधानसभा है, तो मैंने कोशिश की कि वहाँ पर मार्केट में, क्योंकि लोग हर गांव से सौदा पत्ता लेने के लिए आते हैं, तो बाज़ार में घूम करके दुकानदारों को, साथियों को नमस्कार करने के साथ अपने उन ग्रामीण भाइयों को जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया, किसके पक्ष में क्या वो अलग बात है, लेकिन मतदाता का अपना सम्मान है, मतदाता का अपना विवेक और अधिकार है। तो मैं उस मतदाता के अधिकार, उसके जो उसका विवेक है, उस सम्मान को, उसके लिए उसको नमस्कार करने के लिए मैं मार्केट तक गया हूँ। और चुनाव परिणाम आने के बाद फिर गांव-गांव भी जाएंगे। खुशी है कि मेरी अपनी पैतृक विधानसभा है धनौल्टी, तो वहाँ पे आप जैसे विचार वाले नेता भी हैं। निश्चित रूप से देखो, हम जनता के साथ, हमको जब जनप्रतिनिधि शब्द जुड़ता है तो फिर जनता के साथ रहकर ही व्यक्ति जनप्रतिनिधि रह सकता है। अगर हम जनता से दूरी बना लेंगे, उनसे संवाद खत्म कर देंगे, उनसे मेल जोल नहीं करेंगे, किस बात का जनप्रतिनिधि? आदरणीय, मैं मुद्दे पे आता हूँ कि जिस कारण से मैं आपसे आज मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि अब 2 दिन बाद तो काउंटिंग होनी ही है, कोई कुछ खास ज़रूरत नहीं थी आपसे मुलाकात की, पर एक कारण है कि चुनाव के बाद से सब नेता जहाँ घरों में बैठे हुए हैं, तो आप ज़्यादातर निर्वाचन आयोग के दफ्तर में देखे जा रहे हैं। इसका क्या खास कारण है? देखिए, हम एक संविधान और उससे गवर्न होते हैं। हम जो चुनाव लड़ते हैं और आचार संहिता जब लगती है तो उसकी एक नियमावली है, और प्रत्येक कैंडिडेट के साथ राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है
कि आचार संहिता के अंतर्गत जो प्रतिबंध हैं उनका पालन करें। लेकिन देख करके अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में शराब से लेकर के धन का जो प्रवाह किया है, तो पूरी सीमाएं लांघने का काम किया। वो सब अपनी जगह था कि कैंडिडेट ने चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाए क्योंकि काम किया नहीं था। लेकिन इनके जो राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आए, उन्होंने जो एक जीवन में सामान्य नागरिक का आचरण होता है उसकी जो सीमाएं लांघने का काम किया, जो संवैधानिक मर्यादा है उनकी सीमाएं लांघने का काम किया, वो अपने आप में चिंताजनक है। ऐसा क्या किया? मैं बताता हूँ ना, आपको याद होगा थत्यूड़ में 12 तारीख को अमित शाह जी की जनसभा थी। उन्होंने उस जनसभा में माननीय हरीश रावत जी के लिए जो शब्द कहा, क्या वो जो सामाजिक आचरण है उसके अनुरूप है? इसको समझना पड़ेगा। संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो नहीं, संवैधानिक भाई राष्ट्रीय नेता हैं। मोदी जी के बाद नंबर 2 उनको पूरे देश में माना जाता है कि दूसरे नंबर के दादा अमित शाह है। तो उन्होंने वो दादागिरी थत्यूड़ में दिखाई, वो आचार संहिता का खुला उल्लंघन था। उसके अलावा हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो जिस दिन वोट देने जाते हैं तो उन्होंने जिस तरह से अपने गले में पटका डाल करके जिस पे कमल का फूल छपा है, उन्होंने और उनकी पत्नी ने, और उसका वहाँ पर मतदान केंद्र पर प्रदर्शन किया, उसके अंदर जाकर के अपनी वीडियोग्राफी कराई, वो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी भी कुछ ऐसा बोल गए, मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा, कि जो आचार संहिता का उल्लंघन था। प्रधानमंत्री जी ने जब मतदान चल रहा हो, हमारी अभी सर्विस वोटर के और जो कर्मचारी वोटर हैं उनके पोस्टल बैलेट आ रहे हैं, यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है, आचार संहिता लगी हुई है। एक अखबार में 2 पेज का एक साक्षात्कार छपता है, वो पेड न्यूज़ है, हमारी नज़र में पेड न्यूज़ है, और पेड न्यूज़ छाप नहीं सकते प्रधानमंत्री जी के, कोई भी अखबार नहीं छाप सकता है। तो पेड न्यूज़, और उस दिन गोरखपुर परिमंडल पर वहाँ 60 के लगभग विधानसभाओं में चुनाव मतदान हो रहा था। तो हमने उसकी शिकायत के लिए हम चुनाव आयोग गए। नंबर 1, हम जो सर्विस वोटर है, आपको मैं और बता दूं, अभी उस पर हम काम कर रहे हैं, जो इसमें मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लोग मतदाता सूची है, उनकी जो सूची मुझे मिली है, अब तक मैंने उसमें से 639 वोटर में से 57 लोग छांट लिए हैं, जो या तो रिटायर हो गए या तो वो जो है कि रिटायरमेंट के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, धनोल्टी से बाहर दूसरी जगह उनका नाम मतदाता सूची में है, लेकिन मिलिट्री वाली जो मतदाता सूची है उसमें भी उनका नाम है। ऐसे मुझे लगता है कि लगभग 639 में से 150 लोग ऐसे निकल करके केवल एक विधानसभा में आ रहे हैं। तो ये तो आदरणीय, आप बीच में रोकूंगा, फिर तो ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा अगर आप चुनाव के बाद उनका वोट अगर वहाँ पड़ा होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो आदमी मिलिट्री में सर्विस पर रहे नहीं, लेकिन वोट उनका मिलिट्री को जो बैलेट पेपर गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर गया, वहाँ से अगर पढ़ करके आएगा तो क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं? बिल्कुल होगा। जिस आदमी का नाम वोटर लिस्ट से कट जाना चाहिए था, वो वोटर लिस्ट में, तो ये सब भाजपा के दबाव में हो रहा है, ये हमारी आशंका है। ये तो आदरणीय, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा आप लोग। रिजल्ट में नहीं, हम तो उसको उसके लिए पूरी जानकारी हासिल करके आज ही हमारे अध्यक्ष जी ने उस पर प्रत्येक कैंडिडेट को एक चिट्ठी लिखी है कि आप अपनी सर्विस वोटर लिस्ट जो है उसका अध्ययन कीजिए, और उसका अध्ययन करने के बाद उस पर ये देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि आज की तारीख में मिलिट्री में सर्विस में नहीं है, और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र है उसका नंबर क्या है, अगर उससे वोट पढ़ करके आया है तो हम वहीं पर रिटर्निंग अफसर को लिख करके देंगे कि इस वोट को काउंटिंग में से अलग किया जाए। पहले से ही पुख्ता इंतजाम करके आप लोग जा रहे हैं। इंतजाम करेंगे ना, तो क्योंकि भाजपा ये सब फर्जी खेल खेलती है, इसीलिए तो उनको वहाँ एक जो वीडियो हरीश रावत जी ने भेजा था, वो कहीं कुमाऊं से निकल करके आया, और उस पर एफआईआर भी लॉन्च हो गई चुनाव आयोग के कहने पर, एसपी पिथौरागढ़ ने की है। उसमें एक मिलिट्री में एक आदमी जो है कि सबके सही के निशान लगा रहा। ये सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। भाई चुनाव लड़ो ना, आप अपने काम के आधार पर, अपने वैचारिक जो आपका चिंतन है उसके आधार पर, आपका भविष्य का विजन क्या है उसके आधार पर आओ। ये सब हथकंडे अपना करके अगर भाजपा आएगी तो हम तो ये समझते थे कि ये भी हमारी तरफ साफ सुथरे हैं, लेकिन जिस ढंग के कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेराफेरी करते हैं, तो कभी पोस्टल बैलेट में हेराफेरी करते हैं। अब एक और चीज़ बताता हूँ, जो कर्मचारी वोट देने, जो कर्मचारी ड्यूटी पर हैं और वो अपने मतदान केंद्र पर वोट देने नहीं जा सकते हैं, उनकी वोटर लिस्ट ही नहीं बनाई, उसका प्रावधान वोटर लिस्ट बनने का ही नहीं।
उनकी वोटर लिस्ट नहीं मिली। वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 580 लोग हैं, एक संख्या बताई गई और उसके बाद ये बताया गया कि साहब इतने बैलेट पेपर आ गए। हम अपनी बात उनसे कैसे कहें? उस व्यक्ति से, मतदाता तक जो है कि एक कैंडिडेट के रूप में मेरी बात पहुंचनी चाहिए, ये मेरा अधिकार है। तो हम जब हमारे पास वोटर लिस्ट नहीं होगी, उस व्यक्ति की जानकारी नहीं होगी कि ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करेंगे, तो फिर वो व्यक्ति हमारे बारे में जब जानेगा नहीं तो फिर कैसे ही चिन्हित करेगा कि किस व्यक्ति को वोट करना है। तो इन सब चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। और आपने जो कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है और उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो पारदर्शी तरीके से काम करेंगे, इसलिए हम उस इंडिपेंडेंट बॉडी का सम्मान करते हुए, उसके जो अधिकारी उनका सम्मान करते हुए उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये जो गलतियां हुई है इन गलतियों में सुधार करें। नंबर एक, इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जो कानूनन जो प्राविधान है उस पर कार्रवाई करें। नंबर दो, खबरें तो यहाँ तक है कि मुख्यमंत्री जी के जो कर्मचारी स्टाफ है वो भी उनके मंच पर देखे गए। अब उसके प्रमाण अगर मिल जाएंगे तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे, फिर चुनाव आयोग जाएंगे और ज़रूरत पड़ी कोर्ट जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा राजनारायण जी ने, स्वर्गीय इंदिरा जी जब उनके चुनाव में उनके ओएसडी उनके मंच पर दिखाई दिए, उसी को मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, उनका चुनाव निरस्त किया गया था, आपको याद होगा। तो जब भाई सुप्रीम कोर्ट उस समय कार्रवाई कर सकता है, तो आज भी अगर ऐसी गलतियां हुई होंगी तो उसके खिलाफ जो भी तरीका होगा, जो भी हमारा कानूनी अधिकार होगा, हम उसका उपयोग करेंगे और हम कर रहे हैं। यही कारण है कि आप बार बार निर्वाचन आयोग पहुंच रहे हैं। जिस दिन जानकारी कोई नहीं मिलेगी हम निर्वाचन आयोग से ही शिकायत करेंगे और हम निर्वाचन आयोग से ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको करिए। अगर नहीं करते हैं फिर हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, परिणाम जो होगा। लेकिन जो हकदारी की लड़ाई है, जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, जो गलत के खिलाफ लड़ने का हमारी जिम्मेदारी है, हम उस काम को करेंगे। ये देखा गया कि पूरी कांग्रेस पार्टी में से आपने ही इन मामलों को उठा तो सब रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग तक आप ही लेके जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं 40 साल से पार्टी संगठन में काम करता रहा हूं और काम करने के बाद जो अनुभव हासिल हुआ तो उस अनुभव का उपयोग पार्टी के हित में और लोकतंत्र की रक्षा के लिए करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, इसलिए सब मैं कर रहा हूं। याद नहीं। अब वापस आपकी धनौल्टी विधानसभा पहुँचते हैं, अपने लिए क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, मेरा ये चुनाव मेरे लिए भी परीक्षा की घड़ी है और कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी है। हम पिछले 3 टर्म से लगातार धनौल्टी में चुनाव हारते रहे, लेकिन इस बार हमने समय से तैयारी शुरू करने के साथ लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कही है और मुझे लोगों ने बराबर उसका पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि धनौल्टी की जनता का आशीर्वाद इस समय मुझे मिलने जा रहा है। आदरणीय, प्रदेश में क्या देख रहे हैं आप? प्रदेश में मैं देखता हूं कि 42 से 45 सीटों पर कांग्रेस बहुत आराम से आकर के एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। एक ऐसी सरकार बनाने जा रही है जो जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगी। आदरणीय, आपने हमें एक बार फिर समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और परसों 10 मार्च के लिए आपको पुनः अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको, नमस्कार। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।